Hello, my dear students. A very good afternoon to all. I am Shashank and I welcome you all on GradeUp, India's largest online learning platform. So, guys, how many of you are online for the session? First of all, do comment me. How many of you guys are online for the session? Okay, the first comment is from Dipanshu. So, good afternoon. And guys, how many of you are online for the session? Okay, Himmat, Deepika. So, good afternoon, Richa, Priyanka. So, good afternoon everyone. Amisha, good afternoon. So, welcome to Grader. So, guys, today we are going to discuss the state judiciary. State judiciary, that will be today we will be discussing the Supreme Court, as High Court, as well as the subordinate courts that we have to discuss at in today's session. So, good evening, good afternoon, Surbhi, Bilkul fit and fine, and Nishu, good afternoon. So, good afternoon, guys, and let's see. Okay, this batch is in Hindi medium. So, guys, now we have to discuss. So, it is the batch in Hindi medium. So, let's start with the topic. Okay, good afternoon, Savina Bhivania, if I am not wrong. So, the students of my old sessions, they are also joining. So, good afternoon, everyone. Shweta, Muskan, Savina, Nishu. So, good evening. Okay. हाँ हाँ डाउट था तो ठीक है, अगर डाउट जुडिशरी से रिलेटेड है तो आप पूछ लो, और बाकी अगर कोई व्यक्तिगत डाउट है, आपकी व्यक्तिगत समस्या है तो डाउट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, जुडिशरी से कुछ रिलेटेड है तो आप बेहिचक पूछ लो, मैं बता दूंगा। ओके राधा, गुड आफ्टरनून। सो गुड आफ्टरनून भाई, सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून और सभी को का स्वागत है। ओके, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, देखो अपीलेट जुरिस्डिक्शन बहुत अच्छा डाउट है श्वेता का भाई, बाकी सब भी सुन लो। ठीक है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन 143 में है, जैसे सुप्रीम कोर्ट 137 में है। सो 137 में सिंपली लिखा गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी इन इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। मान लीजिए आप सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन से डिससेटिस्फाई हैं, आपने हाई कोर्ट में अपील कर दिया, हाई कोर्ट के डिसीजन से डिससेटिस्फाई है, सुप्रीम कोर्ट में कर दिया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन से डिससेटिस्फाई हैं तो कहीं भी अपील नहीं कर सकते। सिर्फ एक केस में अपील होता है, वो है मृत्यु दंड के केस में। क्योंकि मृत्यु दंड के केस में लोग राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगा देते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा निर्भया केस में कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगा दिया गया था। तो उस कंडीशन में अगर मृत्यु दंड का रिलेटेड केस है तो उस कंडीशन में फिर बन जाता है राष्ट्रपति बनते हैं। बाकी जो भी सिविल और क्रिमिनल केस होता है वो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगी उसी को मानना अनिवार्य है, उसके अगेंस्ट में कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है श्वेता, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था अपीलेट जुरिस्डिक्शन, बाकी स्टूडेंट्स भी सुन लीजिए, काम आ जाएगा। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अच्छा एक बार कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी देखो। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 से, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देती है वो सब लिखित रूप में रहता है, और लिखित रूप में रहता है तो बाकी सारे जुडिशरी को मानना उसको बाध्यकारी है। ऐसा नहीं कोई कहेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता। सारे कोर्ट जो भारत में है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानते ही मानते हैं। और अगर आपने न्यायालय के डिसीजन का या न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया उसके आदेश की अवमानना की, डिसरिस्पेक्ट किया, उसकी अवहेलना की, तो वो आपको सजा भी दे देगा। तो इसी दो वजहों से इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, हिंदी में अभिलेख न्यायालय कहते हैं। हालांकि अब आप सबको बात समझ में आ गया होगा। अब बाकी कोई क्वेश्चंस जो होंगे वो डाउट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहां से भी आंसर कर दूंगा। तो चलिए ठीक है, ये दो क्वेश्चंस पिछले सेशन के थे, अच्छे टॉपिक थे तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टेट जुडिशरी को डिस्कस करेंगे। तो भाई सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलो स्टेट जुडिशरी की बात करते हैं। तो स्टेट जुडिशरी में हमें पढ़ना है हाई कोर्ट को और सबऑर्डिनेट कोर्ट को, दोनों आज ही खत्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाई कोर्ट के संवैधानिक प्रावधान की, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की। आज हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट को, यानी उच्च न्यायालय को, हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं। तो आज डिस्कस करने वाले हैं हाई कोर्ट्स को, यानी उच्च न्यायालय को। और उच्च न्यायालय की बात करें तो भाई भारत के संविधान के भाग 6 में है, और भाग 6 जो डील करता है वो डील करता है स्टेट्स को, तो ये डील करता है राज्यों को। और उच्च न्यायालय आप सबको पता है कि राज्य की सर्वोच्च न्यायपालिका है।
तो राज्य की जो सबसे बड़ी जुडिशियल अथॉरिटी है वो है हाई कोर्ट। सामने ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये पटना हाई कोर्ट का फोटो है। उच्च न्यायालय राज्य की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायपालिका, और इसका जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक। तो 214 से लेकर के 231 तक दिया गया है हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान, और ये स्टेट की सबसे बड़ी जुडिशरी है, यानी हाईएस्ट जुडिशरी है, जुडिशरी है स्टेट लेवल पे। तो राज्य के स्तर पे जो सबसे बड़ी जुडिशरी है वो है आपका हाई कोर्ट। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट का परिचय देखते हैं। हाई कोर्ट मैंने आपको बताया कि राज्य के स्तर पे सबसे बड़ा न्यायालय है, यानी हाईएस्ट जुडिशरी है एट स्टेट लेवल, हाईएस्ट जुडिशरी है एट स्टेट लेवल। और हाई कोर्ट की जो स्थापना की गई थी, हाई कोर्ट की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 से। और ये जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भाई पास हुआ था, उस समय इंडिया का जो वायसरॉय था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जब पास किया गया तो उस समय इंडिया का वायसरॉय था लॉर्ड कैनिंग। 1856 से लेकर के 1862 तक इसका कार्यकाल रहा। तो पहली बार 1861 इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ, और उसी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के जरिए 1862 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास। मालीमात कमेटी, भाई ये कमेटी क्या लिख रहे हो अभिषेक, समझ में नहीं आ रहा, एक बार थोड़ा अच्छे से लिखना या डाउट बॉक्स में पूछ लेना। तो सबसे पहले इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ 1861 में लॉर्ड कैनिंग के दौरान, और लॉर्ड कैनिंग के दौरान ही जब इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास हो गया तो उससे 1862 में यानी ठीक अगले साल 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास। और जिस समय भाई ये 3 हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए थे उस समय इंडिया का वॉइसरॉय था लॉर्ड एल्गिन, और इसका टाइम पीरियड है 1862 से लेकर के 1863। तो जिस समय हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ स्टूडेंट्स, उस समय जो वॉइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, और जब हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई तो उस समय जो वॉइसरॉय थे वो थे लॉर्ड एल्गिन। और पहली बार 3 हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, 1862 में। इसके बाद 1866 में चौथा भारत का हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ, वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसको हम कहते हैं अब प्रयागराज हाई कोर्ट। तो अब नाम बदल गया, इलाहाबाद से हो गया प्रयागराज हाई कोर्ट, और इसकी स्थापना की गई 1866 में। और अगर एट प्रेजेंट में बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट जो है वो है 25, और जो सबसे रिसेंट हाई कोर्ट है यानी जो सबसे नया हाई कोर्ट है वो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ये बन गया था भाई 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को बना। 1 मिनट, पिछले साल 2019 में बना था। 1 मिनट, इसके ईयर में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन आ रहा है, पिछले साल 2020 था, 2020 में बने हुए उसको 1 साल हो गया था, तो उस कंडीशन में 2019 में ही इसकी स्थापना की गई थी। तो जो सबसे नया हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, ये 2019 में बनाया गया था। और ये जो हाई कोर्ट है भाई वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में है। तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया गया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जो कि भारत का सबसे नया हाई कोर्ट है। तो सबसे नया हाई कोर्ट भाई आंध्र प्रदेश में अमरावती का है, और सबसे जो पुराना हाई कोर्ट है वो है कलकत्ता में। तो आई होप स्टूडेंट सभी को ये बात समझ में आ गया होगा कि हाई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट कैसे की गई। जब हाई कोर्ट को एक्ट पास हुआ उस समय भारत का वॉइसरॉय कौन था, और जब हाई कोर्ट्स को बनाया गया उस समय भारत का वॉइसरॉय कौन था। तो यहां तक सबको बात समझ में आ गई है, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए।
यहां तक भाई सबको क्लियर हो गया कि कब इसकी स्थापना की गई? चलिए, ये तो बात हो गया हाई कोर्ट के इंट्रोडक्शन की। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं वो हाई कोर्ट के। देखो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट का जो इंट्रोडक्टरी आर्टिकल है वो है आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 भाई कहता है कि एक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। चलिए भाई, एक क्वेरी देख लेते हैं, फिर आर्टिकल 214 पढ़ा दूंगा। सर, एक क्वेरी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ब्रिटिश रूल वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं होता। भाई, हिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है तुम्हारे बैच में, मुस्कान? तो वो दुबे सर बता देंगे ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस याद क्या करना है? 10 देखो, जो भी चीजें नहीं समझ में आए, क्वेश्चन बैंक उठाओ, उससे लगातार 10-12 क्वेश्चंस बनाओ। 2-4 स्टार्टिंग में गलत होगा, मूड खराब होगा, फिर पढ़ो, फिर बनाओ, 2-4 बार करोगे याद हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि वही कोई बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ है कि जिसको रटना जरूरी है। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो बाकी ये तो मेरा स्टाइल है, बाकी आप दुबे सर से भी पूछ लीजिएगा। अच्छा अच्छा, तो उसको करना कुछ नहीं है, उसको 2-4 बार पढ़िए और 2-4 उससे क्वेश्चंस बनाइए। क्वेश्चन जब तक नहीं बनाइएगा कोई भगवान भी मदद नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। हमें भी जब याद नहीं होता था तो हम भी करते क्या थे कि उसको एक बार पढ़ते थे, क्वेश्चंस बनाते थे, पढ़ते थे, क्वेश्चंस बनाते थे, फिर याद हो जाता है। तो वैसे आपको भी हो जाएगा, उसके लिए कोई बहुत बड़ा परेशानी नहीं है। चलिए, बाकी अब बात करते हैं आर्टिकल 214 की। आर्टिकल 214 कहता है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, यानी भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन ऐसा तो जरूरी है नहीं कि भाई भारत के प्रत्येक न्यायालय राज्य में उच्च न्यायालय हो, क्योंकि राज्य हैं 28 और उच्च न्यायालय हैं 25। अब देखो फिर होता क्या है कि 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 पास होता है। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 जब पास होगा तो उसमें एक प्रावधान किया जाएगा कि वन हाई कोर्ट कैन बी स्टैब्लिश फॉर मोर देन वन स्टेट एंड वन हाई कोर्ट कैन बी स्टैब्लिश फॉर वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी। अब इस 7th अमेंडमेंट एक्ट से प्रावधान किया गया क्या कि एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट को भी देख सकता है और एक हाई कोर्ट एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी को भी देख सकता है। एग्जाम्पल देके बताता हूं। जैसे आप सब लोग दिल्ली के नजदीक होंगे तो चंडीगढ़ का नाम सुना है? चंडीगढ़ हाई कोर्ट। देखो, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, उसके पास 3 जुरिस्डिक्शन है। सबसे पहला है पंजाब का, दूसरा है हरियाणा का और तीसरा अपना चंडीगढ़ का तो है ही। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ जो हो गया वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के पास चला गया। इसके बाद आ जाओ बंबई हाई कोर्ट। बंबई हाई कोर्ट के पास आपको पता है कि महाराष्ट्र का भी क्षेत्राधिकार है और लगे हाथ गोवा का भी क्षेत्राधिकार है। तो एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट को भी डिस्कस कर सकता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये मैं आपको बताऊंगा अभी अभी, कि भारत में वो हाई कोर्ट जिसके पास सबसे ज्यादा क्षेत्राधिकार है, यानी भारत का वो हाई कोर्ट जो सबसे ज्यादा स्टेट्स को डील करता है, वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी कहाँ है? तो गुवाहाटी है असम में। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास 4 राज्यों का क्षेत्राधिकार है। भाई इसको याद रखना और एक ट्रिक भी सिखाऊंगा। याद रखो A²NM। A²NM ये 4 राज्य हैं जिनका जो जुरिस्डिक्शन है, जिनका क्षेत्राधिकार दे दिया गया है गुवाहाटी हाई कोर्ट को। ए का मतलब हो गया भाई असम, एक दूसरा ए का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश, एन का मतलब हो गया नागालैंड और एम का मतलब हो गया मिजोरम। तो ये गुवाहाटी हाई कोर्ट है जिसके पास 4 राज्यों का क्षेत्राधिकार है। तो 4 राज्यों का जो क्षेत्राधिकार है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास है। अभी फोटो हटा देता हूं ताकि आप लोग नोट कर। चलिए, तो गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसके पास सबसे ज्यादा राज्यों का क्षेत्राधिकार है। वो 4 राज्यों का क्षेत्राधिकार है, असम, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम। ये बात समझ आ गया कि एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट को भी डील कर सकता है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि एक हाई कोर्ट एक राज्य और एक यूनियन टेरिटरी को भी डील कर सकता है। जैसे यहां तक सबको पहले बात समझ में आ गया होगा
यहां तक तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, फिर उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी का। यहां तक सबको बात क्लियर है? चलिए यहां तक बताइए कि बात क्लियर है, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये मैंने बताया कि एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्यों को भी देख सकता है, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको समझ भी आ गया होगा। अब आ जाते हैं कि एक हाई कोर्ट जो है वो एक राज्य और एक यूनियन टेरिटरी को भी डील कर लेता है। जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट, देखो कलकत्ता के पास क्षेत्राधिकार किसका किसका है? तो कलकत्ता के पास जो क्षेत्राधिकार है सबसे पहले वो पश्चिम बंगाल का है और लगे हाथ अंडमान निकोबार का है। अंडमान निकोबार का, अब आपको लग रहा होगा सर अंडमान निकोबार का कलकत्ता को क्यों दिया? क्योंकि भाई कलकत्ता से अंडमान निकोबार नजदीक है, तो जो हाई कोर्ट जिस यूनियन टेरिटरी से नजदीक होता है ना, उसी को उसका क्षेत्राधिकार दे दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं मद्रास हाई कोर्ट की, तो मद्रास हाई कोर्ट के पास जो अधिकार क्षेत्र है वो है तमिलनाडु का और उसके साथ पुदुचेरी का। पुदुचेरी का, इसके बाद जो केरल में त्रिवेंद्रम में हाई कोर्ट है, त्रिवेंद्रम हाई कोर्ट जो कि है केरल में, इसके पास केरल का भी क्षेत्राधिकार है और लगे हाथ लक्षद्वीप का भी है। तो भाई एक हाई कोर्ट जो है वो एक से एक राज्य और एक यूनियन टेरिटरी को भी डील कर सकता है। तो यहां तक अब आपको समझ में आ गया होगा कि 7th अमेंडमेंट एक्ट से एक प्रावधान किया गया कि वन हाई कोर्ट कैन बी स्टैब्लिश फॉर मोर देन वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी। यानी एक हाई कोर्ट एक या एक से अधिक राज्यों को भी डिस्कस कर सकता है, डील कर सकता है, और एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी को भी डील कर सकता है। यहां तक भाई बात सबको समझ में आ गई हो तो मुझे जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 जो डील करता है कि भाई हाई कोर्ट में कितने जज होंगे। जैसे हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि टोटल नंबर एट प्रेजेंट 34 जज हैं, तो अब हम लोग देखते हैं कि हाई कोर्ट में कितने जज हैं। यहां तक भाई बात सबको समझ में आ गया? चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई हाई कोर्ट में कितने जज। आर्टिकल 126 डिस्कस करता है कॉम्पोजिशन ऑफ हाई कोर्ट को, यानी हाई कोर्ट में जजेस की संख्या की, हाई कोर्ट में जजों की संख्या की। तो आप में से जो भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो मुझे जल्दी से बता दीजिए कि हाई कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी 34 जज हैं जो कल मैंने आपको पढ़ाया, हाई कोर्ट में कितने जज होते हैं? हाई कोर्ट में कितने जज होते हैं, एक बार जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाई कोर्ट में कितने जज होते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाई कोर्ट में कितने जज होते हैं भाई। चलो हाई कोर्ट में 3 जज होते हैं, 3 जज से इतना बड़ा जल जाएगा भारत? चलिए प्रशांत का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे प्रशांत। चलिए दीपिका बता रही है 25 जज होते हैं, बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट से भी कम होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत कम केसेस जाते हैं, बहुत सिलेक्टेड केस जाते हैं। तो यहाँ तो भाई जजेस की संख्या ज्यादा होनी चाहिए ना, तो 25 जज से कहाँ चलेगा इंडिया हाई कोर्ट। और 160 जज होते हैं, बहुत अच्छी बात है। निकी का आंसर 160 जज होते हैं। चलिए हालांकि अब मुझे समझ में आ गया कि इसमें एक ही आंसर करेक्ट है, वो है प्रशांत का, और प्रशांत कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में जजेस की संख्या निश्चित नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जो नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट होता है ये डिफाइन नहीं है, ये डिपेंड किस पर करता है? तो डिपेंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर, भारत के राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स बता रहे हैं 160 जज हैं, वो प्रयागराज हाई कोर्ट में है। प्रयागराज हाई कोर्ट में है 160 जज, जो कि मैक्सिमम है। और सबसे कम जज हैं सिक्किम हाई कोर्ट में, वो हैं 3 जज। तो ये 160 जो जज हैं वो इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस हैं।
और सिक्किम हाई कोर्ट में 3 जज हैं, ये भी इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, तो जो 160 बोल रहे थे और अब हो गया सिक्किम हाई कोर्ट में 3, तो प्रयागराज में 160 हैं और सिक्किम हाई कोर्ट में मात्र 3 जज हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। और जजेस का जो नंबर है वो कोई डिफिनिट नहीं है, वो टोटली डिपेंड करता है भारत के राष्ट्रपति जी पर। तो आप में से जज कितने लोग बनना चाहते हैं हाई कोर्ट के, जल्दी से यस लिख करके बताइए कि कितने लोग सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जज बनना चाहते हैं। तो आज हम लोग जज बन रहे हैं। तो हाई कोर्ट में जजेस का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जज बैठते हैं। सिक्किम हाई कोर्ट छोटा सा रीजन है, वहां 3 ही जज बनते हैं। अब चलिए, किसी को जज नहीं बनना, जज के पास बहुत पावर होता है भाई, बहुत पावर होता है, इससे सब लोग इनसे डरते भी हैं। तो कुल मिलाकर के भाई बात सबको समझ में आ गया कि अब किसी को जज नहीं बनना, कोई बात नहीं। हाँ, आज ही बन जाएंगे, अभी थोड़ी देर में आपको मैं अभी शपथ दिलवाऊंगा, जज का तनख्वाह बस आपके अकाउंट में कुछ दिन के बाद आएगी। अभी तुरंत आपको शपथ दिलवा दूंगा जज का, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पॉलिटी का यही खासियत है कि आप सब चीज बन जाते हैं, आईएएस भी बन जाते हैं, आईपीएस भी बन जाते हैं, उसके बाद लगे हाथ जज भी बन जाते हैं, राष्ट्रपति भी बन जाते हैं, प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। हर चीज पॉलिटी में बना दिया जाता है, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है कि चलो हम भी बहुत काम के आदमी हैं। तो होता है ना, दिल को सुकून मिलता है कि चलो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो पॉलिटी में सब चीजें आप बन सकते हैं। हिस्ट्री में हो सकता है किसी को सिकंदर पसंद नहीं हो, किसी को चंद्रगुप्त मौर्य अच्छा नहीं लगता हो, किसी को समुद्रगुप्त अच्छा नहीं लगता हो, तो वो नहीं बनते, लेकिन सबको यहाँ बनने का मौका मिलता है। जैसे कल आपको मैंने हाई सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया था। हम्म हम्म चलिए, यहाँ पर मनीष भी लगता है सनी देओल से बहुत इंस्पायर है और लगता है वो घातक मूवी कल ही देखे हैं। वो है डर कर वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा हो। देखिए हमारे बैच में सनी देओल भी है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलो सनी देओल होना चाहिए। लगता है कल ही लोगों ने बैठ करके वो उनकी उसकी मूवी देख रखी है, घातक, कात्यावादी। चलिए सैलरी भी बताएंगे, अभी पहले जज तो बनिए फिर सैलरी दिलवा देंगे। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि भाई क्वालिफिकेशंस, यानी हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता। अगर आपको मुझे हाई कोर्ट का जज बनाऊंगा मैं आपको, तो आपके अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए। वैसे योग्यता आपके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है, तो लेकिन फिर भी ये योग्यता आपके साथ होनी चाहिए। आर्टिकल 217 क्लॉज 2 कहता है योग्यता हाई कोर्ट जज बनने की। कि जो क्वालिफिकेशन चाहिए हाई कोर्ट जज बनने का, सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है वो है मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, जो आप लोग बिल्कुल हैं भारत के नागरिक। मस्ट हैव सर्व्ड एनी जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों से न्यायिक पद पर सेवारत होना चाहिए, यानी 10 वर्षों से आप किसी न किसी जुडिशियल ऑफिस को होल्ड या एज ए जुडिशियल ऑफिसर वर्क कर रहे हों, यानी मिनिमम 10 ईयर्स, मिनिमम 10 ईयर्स से आप एज अ जुडिशियल ऑफिसर वर्क कर रहे हो, जैसे आप मजिस्ट्रेट हो या एडीजे हो, ये सारी चीजें। तो ये तो चलो कुछ दिन में आपको मिल जाएगा कि 10 साल से आप जुडिशियल ऑफिसर के पद पर भी बन जाएंगे। तो आधा लोग तो हमेशा जस्टिस करते ही रहते हैं, दूसरे दूसरे छोटे भाई बहनों का संभालते ही रहते हैं, और आपके कोई छोटे भाई बहन हो तो उनका झगड़ा झंझट में जज बनते ही हैं। तो उम्मीद करता हूं 10 साल से आप लोग न्यायिक घर में ही न्यायिक पद पर सेवारत होंगे। यानी कुल मिला के घर में अगर आप बड़े हैं तो जो भी घर में छोटे भाई बहनों का लड़ाई झगड़ा होता है उसको सुलझाते होंगे, उसमें अपना डिसीजन देते होंगे। तो मस्ट हैव होल्ड जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, यानी मिनिमम 10 साल से किसी न किसी जुडिशियल ऑफिसर के पद पर होना चाहिए। या फिर मस्ट हैव वर्कड एज एन एडवोकेट इन वन और मोर हाई कोर्ट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, या तो फिर आप एज एन एडवोकेट एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल से काम कर रहे होंगे। और आप लोगों में एडवोकेसी का भी गुण है, जब भी कोई रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है तो तुरंत आप अपनी दलील पेश करना शुरू कर देते हैं कि पेपर लीक हो गया था, पेपर टफ आ गया था, इतना तो हम पढ़ के ही नहीं गए थे। पढ़ के नहीं गए थे ये नहीं बोलते हुए तो तुरंत पिटाई लग जाएगी।
तो ये सब भी जब भी कोई रिजल्ट गड़बड़ होता है और आपके पेरेंट्स पूछते हैं तो आप खुद ही एडवोकेट बन जाते हैं, अपनी दलील रखते हैं उनके सामने कि भाई पेपर गड़बड़ आ गया था, ऐसा थोड़ी पेपर सेट होता है, पिछले साल से पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो गया था, क्वेश्चन पहले ही लीक हो गया था। तो आप एडवोकेट भी हैं अपने लाइफ के लिए, तो मस्ट हैव वर्कड एज एन एडवोकेट फॉर मोर देन 10 ईयर्स। हालांकि 10 साल से एग्जाम नहीं दे रहे होंगे, नहीं तो एज निकल चुकी होती। तो मस्ट हैव होल्डेड दिस जुडिशियल ऑफिसर फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 10 years या मस्ट हैव वर्कड एज एन एडवोकेट इन वन और मोर हाई कोर्ट्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 10 years, यानी मिनिमम 10 साल का एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ज्यादा हो गया कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 10 साल तो चाहिए। तीसरा वाला क्वालिफिकेशन नहीं पूरा हो रहा होगा, लेकिन ये और का क्वालिफिकेशन है। तब चलिए अब आप लोग जज बनने के लिए भी इक्वल हो चुके हैं कि या तो 10 साल से जुडिशियल ऑफिसर के पोस्ट पर होना चाहिए, या फिर 10 साल मिनिमम 10 साल से आप एज एन एडवोकेट काम किए होने चाहिए, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में। चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया। या तो 10 साल से जुडिशियल ऑफिसर हो जाइए, या तो 10 साल कम से कम एज एन एडवोकेट के रूप में काम कर लीजिए, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में, तब आप जज बनने के एलिजिबल हैं। हालांकि तीसरा वाला भी आपके साथ नहीं हुआ होगा, पहला वाला हो चुका होगा, तो अब आप लोग जज बनने के योग्य हैं। अब जब आप जज बन गए तो सबसे पहले जज साहब का होता है शपथ, यानी जब आप जज साहब बन जाएंगे तो सबसे पहले जज साहब का होगा शपथ। अब शपथ का आर्टिकल कौन सा है, तो भाई शपथ का आर्टिकल है 290। और आपको शपथ दिलाएगा कौन, तो एवरी जज अपॉइंटेड इन अ हाई कोर्ट विल टेक द ओथ बिफोर गवर्नर और ऑफ द स्टेट और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम ऑन हिज बिहाफ। यानी जज को जो शपथ दिलाता है हाई कोर्ट के, जज की शपथ करवाता है हाई कोर्ट का, वो करवाता है गवर्नर, या अगर गवर्नर एब्सेंट है या गवर्नर बहुत ज्यादा बिजी हैं तो उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई व्यक्ति। लेकिन चॉइस दिया जाता है, फर्स्ट चॉइस होता है गवर्नर का, लेकिन वही जब आप मुख्य न्यायाधीश बन जाते हैं, मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे तो शपथ दिलवाएगा आपको गवर्नर। तो जब आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो गवर्नर को शपथ दिलवाने आना होगा। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गई। तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। यहां मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया और ओथ ऑफ द जजेस बता दिया कि भाई अगर जब हाई कोर्ट में आप जज बनते हैं तो आपका ओथ कौन कराता है। यहां तक सबको बात समझ में आ गई। तो फटाफट एक बार कमेंट करके आप बताइए। सर लिंक भेजिए ना। अरे कौन सा लिंक भेज दूं विजय, कौन सा लिंक चाहिए? प्रोफाइल का लिंक चाहिए ग्रेडअप के, तो ग्रेडअप के प्रोफाइल का लिंक ये रहा, ले लीजिए। ग्रेडअप के प्रोफाइल का लिंक ले लीजिए। जिनको जिनको क्लास का इंफॉर्मेशन नहीं मिलता होगा इसको फॉलो कर लीजिएगा, क्लास का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यहां तक सबको बात समझ में आ गया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ओथ राष्ट्रपति कराते हैं, हाई कोर्ट के जजेस का ओथ गवर्नर कराते हैं, और जैसे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का ओथ राष्ट्रपति कराएंगे, जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट का उसका ओथ कराएंगे हमारे गवर्नर साहब। यहां तक सबको बात क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी टॉपिक है और सबको समझ भी आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि भाई सैलरी, अब लो सैलरी पर भी आ गए, अब आप लोग को वेतन दिलवाया जाएगा। अब आप लोग जज बन गए हैं तो वेतन दिलवाते हैं। भाई मुफ्त में क्यों काम करोगे, सैलरी भी मिलेगी और रिटायरमेंट के बाद अब आपको दिलवाते हैं सैलरी और अब आपको दिलवाते हैं पेंशन। ठीक है। अब देखिए सैलरी जो अगर मिलेगी आपको, जब आप जज बन ही चुके हैं तो सैलरी भी लीजिए। सैलरी अगर आप जज साहब हैं, अगर आप जज हैं तो आपको मिलेगी 2,25,000 रुपए पर मंथ। ये 2,25,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। और वही अगर आप चीफ जस्टिस बन गए तो मिलेगा आपको 2,50,000 रुपए पर मंथ। ठीक है। तो सैलरी मिल गई। अब सैलरी मिलने के बाद जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो फिर आपको रिटायर कर दिया जाएगा, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन क्या होता है, हाफ ऑफ सैलरी हो जाती है। तो जो भी पेंशन आपको मिलेगा, जैसे आप चीफ जस्टिस बन के रिटायर हो चुके हैं तो 1.25 लाख रुपए मिल जाएंगे, और 2,25,000 जो होगा वो आपको मिल जाएगा एज अ जज। जो आपका इस 2,25,000 का आधा कर दीजिए तो वो आपको मिल जाएगा एज अ पेंशन।
अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट समझने की बात है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो होता है कि सैलरी और पेंशन का सोर्स कहां से है। हाईकोर्ट के जज की सैलरी और पेंशन आता कहां से है? तो देखो, सैलरी आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से, यानी राज्य की संचित निधि से। और जब रिटायरमेंट हो जाती है तो जो पेंशन आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और स्टूडेंट यहीं पर गड़बड़ मचाते हैं। जब भी सैलरी आएगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आएगी। जिस भी स्टेट में आप काम करेंगे, चूंकि लगातार आपका ट्रांसफर भी होता रहेगा, हर 3 साल पर घुमा देते हैं जज को इधर से उधर, 2 साल 2.5 साल 3 साल पर, मैक्सिमम 3 साल में तो होना ही होना है, 2 साल 2.5 साल में भी हो जाता है। तो जिस राज्य में काम करोगे, मान लो अभी आप हो पटना हाईकोर्ट में जज, अब उसके बाद आपको भेज दिया गया प्रयागराज हाईकोर्ट में, तो पहले सैलरी देगी पटना गवर्नमेंट ऑफ बिहार की कंसोलिडेटेड फंड, और जब आप उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ उत्तर प्रदेश से आपको सैलरी मिलेगी। यानी जिस राज्य में काम करोगे वहां के कंसोलिडेटेड फंड से सैलरी मिलेगी। लेकिन जब 62 साल की उम्र हो जाएगी, जब आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जब आपको फूल माला पहना करके हाथ में भागवत गीता और एक छड़ी दे करके रिटायर कर दिया जाएगा, तो फिर जो आपको पेंशन मिलेगा वो मिलेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? सबको वेतन मिल गया, सबके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए कि 2,50,000 रुपए बिना काम किए वेतन मिल गया। अभी तो आप जज हैं तो 2,25,000 रुपए मिल गया। बात समझ में आ गई कि सैलरी पेंशन आता का कितना कितना है, क्या तनख्वाह मिलती है, और उसके बाद कहां से सैलरी और पेंशन का सोर्स है। क्लियर हो गया भाई सबको? तो फटाफट एक बार कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। यहां तक सबको समझ आ गया? अरे अभी मेरे पास सिर्फ अंग्रेजी के बैचेस हैं हिस्ट्री में, हिंदी के बैचेस नहीं है। होंगे तो बता दूंगा आशुतोष कि हिंदी के बैचेस मिल गए, अभी नहीं मिले हैं मुझे। ठीक है, चलिए, तो सबको सैलरी मिल गया 2,25,000 रुपए, सब लोग खुश हैं, हैप्पी रहिए। और जब आप खुश होकर के पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई अच्छी होती है। दुखी होकर के कभी नहीं जिंदगी में पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर इंसान दुखी ही रहता है। चलिए, इस उम्र में आपको कहीं और मिस करना चाहिए, हमें मिस करके कोई फायदा नहीं है। पॉलिटी अब कुछ दिन में खत्म ही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। बहरहाल अब आपको हमने सैलरी पेंशन भी दिलवा दिया, अब आप लोग खुश होंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 222 की। आर्टिकल 222 कहता है ट्रांसफर ऑफ द जजेस। अब देखो, ट्रांसफर ऑफ द जजेस होता कैसे है। जज साहब का ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट बिल्कुल हो जाता है, यानी जहां आपका अपॉइंटमेंट हुआ है वहीं से रिटायरमेंट नहीं देंगे। भारत में जो जजेस हैं, ऐसा नहीं कि एक हाई कोर्ट में आप जज बन के बैठ गए तो वहीं से रिटायरमेंट होगा। हर 3 साल 2.5 साल 2 साल पर, मतलब जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगेगा कि आपको हिला करके कहीं दूसरी जगह भेजना चाहिए तो वो आपको भेज देते हैं। तो आर्टिकल 222 जो डील करता है वो ट्रांसफर ऑफ द जजेस को डील करता है। और जजेस को ट्रांसफर किया जाता है वन हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ऑन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति जो है वो ट्रांसफर करते हैं जजेस का आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनसे कंसल्ट करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर भी करते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट। और करना कुछ होता नहीं है, सिर्फ जज साहब को एयरफेयर मिल जाता है, उससे चले जाते हैं, और बाकी सामान उनका पैकर्स एंड मूवर भारत सरकार ढो करके ले जाती है। जहां भी जाएंगे वहां रहने के लिए बंगलो मिलेगा, स्टाफ मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, तो उनको कोई दिक्कत होता नहीं है। तो कुल मिलाकर के भाई ऐसा नहीं है कि जजेस जहां एक बार बैठ गए वहीं से रिटायर होंगे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ भारत में एक ही है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर नहीं होता, बाकी हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर होता रहता है। नहीं, इनकी सैलरी ऊपर नीचे नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि बिहार में काम कर रहे हैं तो 2,25,000 रुपए मिल गया, वही असम चले गए तो 2,10,000 रुपए मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इनकी सैलरी फिक्स रहती है, सैलरी में कोई छेड़छाड़ नहीं होता, चाहे वो असम में काम करें, बिहार में काम करें, तमिलनाडु में काम करें, दिल्ली में काम करें, या फिर काम कर लें आपके सिक्किम में, सैलरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जो सैलरी भारत के संविधान ने तय कर दी है वही तनख्वाह
मिलेगी। ऐसा नहीं कि सिक्किम में गए तो कहा कि यहाँ काम कम है तो एक काम करो 1 ही लाख रुपए ले लो यार, काम भी तो यहाँ कम है, ऐसा नहीं, वहां भी उनको 2,25,000 रुपए देने पड़ेंगे। दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है भाई, तो दिल्ली ध्यान रखिएगा कि ऐसे भारत में 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका अपना हाई कोर्ट है, अपना हाई कोर्ट है। पहला है भाई दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। दिल्ली का हाई कोर्ट किसी ने नहीं देखा हो, चले जाना आप क्या कहते हैं इंडिया गेट के पास, वहीं दिल्ली का हाई कोर्ट है। तो दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, और JNK का, ये भारत के ऐसे 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिनका अपना हाई कोर्ट है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली और JNK भारत के ऐसे 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिनका अपना हाई कोर्ट है, ये कहीं और नहीं जाते, ये दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली को डील करती है। और जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख को भी डील कर लेती है। क्योंकि लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी है, बराबर में ही है जम्मू कश्मीर के, तो लद्दाख का भी जो जुरिस्डिक्शन है वो दे दिया गया है जम्मू कश्मीर को। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है, दिल्ली में हाई कोर्ट भी है, दोनों है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको पड़ता है ITO के पास, और दिल्ली हाई कोर्ट जो है आपका वो इंडिया गेट के पास है। तो कभी दिल्ली आइएगा तो दिल्ली हाई कोर्ट जाके घूम सकते हैं, लेकिन बाहर में ऐसा नहीं कि जज साहब से मिलने चले गए, जज से जल्दी कोई मिल नहीं पाता। बात सबको समझ में आ गया कि जजेस का ट्रांसफर कैसे होता है। और जो बाकी क्वेश्चन थे मनीष का और किसी और का क्वेश्चन था भाई, कमेंट ओवरलैप हो गया है, तो उसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। कभी भी ध्यान रखिएगा कि जजेस का ट्रांसफर होता है तो सैलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर है सबको? आर्टिकल 221 और 222 सबको बात समझ में आ गई, सैलरी पेंशन मिल गया, और किसी राज्य में भी जाइए कोई सैलरी पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है भाई सभी स्टूडेंट्स को? तो एक बार जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा, ये धर्मेंद्र का क्वेश्चन था, तो आई होप धर्मेंद्र आपको भी बात समझ में आ गई होगी। दिल्ली और JNK ऐसे 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिनका अपना हाई कोर्ट है, वो कहीं नहीं जाते। बहरहाल यहां तक सबको बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं, वो है टर्म ऑफ द जजेस। अब आपको बूढ़ा होकर के रिटायर भी होना पड़ेगा, तो भाई अब टर्म ऑफ जजेस की बात करते हैं। अब टर्म ऑफ जजेस जो है वो है 62 ईयर्स ऑफ एज, यानी 62 साल की आयु हो जाएगी तब आपको गीता रामायण हाथ में दे करके फिर आपको रिटायर कर दिया जाएगा, फूल माला पहना करके। अच्छा वाला माला पहनाते हैं, गेंदा का माला नहीं पहनाते 10 रुपए वाला, तो बढ़िया सा माला पहना करके आपको रिटायर कर दिया जाएगा, यानी आपका जो सर्विस का टर्म होगा वो 62 ईयर्स का होगा। बीच में भी अगर आपको रेजिग्नेशन देने का मन हो गया कि हम नहीं काम करेंगे तो मत काम करिए, जाइए, तो रेजिग्नेशन देना है तो वो सीधा दे देंगे भारत के राष्ट्रपति को, तो त्यागपत्र आता है भारत के राष्ट्रपति से। लेकिन अगर आपने बीच में कुछ खुराफात किया, ओवर चालाक बनने की कोशिश की, तो आपको हटाने का भी प्रोसेस है, और हटाने का जो प्रोसेस है वो है आर्टिकल 271 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में। तो आर्टिकल 271 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में है रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अब जजेस को रिमूव करने का ग्राउंड क्या है, किस आधार पर आप हाई कोर्ट के जज को भगा सकते हैं? अपने पद से भगा नहीं सकते, हटा सकते हैं। तो इसके 2 आधार हैं, एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और एक है इनकैपेसिटी, यानी साबित कदाचार और अक्षमता। साबित कदाचार मैंने आपको कल ही बताया था। साबित कदाचार का मतलब हो गया कि किसी स्कैम या फ्रॉड में आपका नाम आ गया, किसी स्कैम और फ्रॉड में आपका नाम आ गया और ये प्रूव हो गया कि आप कदाचार कर रहे थे। जैसे इसमें एक हाईकोर्ट के, वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पकड़ा गया था और उनका नाम था जस्टिस सौमित्र सेन। जस्टिस सौमित्र सेन जो थे वो कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और उनका नाम आ गया था स्कैम में। अब स्कैम में हुआ क्या कि जो हाईकोर्ट में फर्नीचर खरीदा जाता है उसमें उनका नाम आ गया कि इन्होंने फर्नीचर वाले कंपनी से मोटा पैसा लिया है ताकि उसी कंपनी का फर्नीचर हाईकोर्ट में लगेगा। तो अब उनका नाम आ गया साबित कदाचार स्कैम में, तो उनको भी बोला गया कि भैया हट। उनका जैसे उनके अगेंस्ट में रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उन्होंने खुद ही त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि जानते थे कि अगर त्यागपत्र ये प्रूफ हो गया कि हम उसमें इन्वॉल्व थे तब तो ऑब्वियस है कि और मार के भगा देंगे। लेकिन उन्होंने फटाफट खुद से ही रिजाइन कर दिया, क्योंकि पता था कि ये चीजें प्रूव हो जाएंगी। और इसके बाद बात कर लेते हैं अक्षमता की। अक्षमता का मतलब होता है कि जब शरीर साथ नहीं दे रहा,
जब शरीर साथ नहीं दे रहा है, हाई कोर्ट के बजाय हॉस्पिटल में दिख रहे हैं ज्यादातर, और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जब आप अक्षम हो चुके हैं, काम नहीं हो पाएगा और जबरदस्ती पद पर बने हुए हैं, तो आपको फिर हटा दिया जाएगा। तो दो तरीके से हटाया जाता है, एक साबित कदाचार यानी स्कैम और फ्रॉड में अगर आपका नाम आ जाए, या फिर अक्षमता जब शरीर साथ देना बंद कर दे। और जो जजेस को हटाने का स्टूडेंट्स प्रोसेस है, जो सुप्रीम कोर्ट में कल मैंने आपको पढ़ाया भी, वही सेम प्रोसेस होता है हाई कोर्ट का। तो जो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट होता है, इज सेम एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का प्रोसेस कि किसी हाउस में ले आइए रिजोल्यूशन, लोकसभा में लाते हैं तो 100 मेंबर साइन करेंगे, राज्यसभा में लाते हैं तो 50 मेंबर साइन करेंगे, फिर प्रेजाइडिंग ऑफिसर 3 मेंबर की कमिटी बनाएंगे और वो कमिटी आपके अगेंस्ट में चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। जब चार्जेस इन्वेस्टिगेट हो जाएंगे तो 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से वोटिंग होगी, अगर पास हो गया तो दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में भी यही पूरा प्रोसेस अपनाया जाएगा और वहां भी अगर ये वोटिंग के जरिए पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा रिजोल्यूशन, राष्ट्रपति साइन कर देंगे, जज को हटा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो सुप्रीम कोर्ट को जज के हटाने का प्रोसेस होता है, वही सेम प्रोसेस अपनाया जाता है हाई कोर्ट के जज को भी हटाने का। और ये चीजें हम लोगों ने कल की क्लास में जुडिशरी पार्ट 1 में डिस्कस कर दी हैं। देखो, उस फ्रॉड जज को यही मिला था कि फटाफट उनके जितने भी पेंशन्स वगैरह होते हैं या जो भी उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में ग्रेचुइटी कमाया होता है या जो भी चीजें होती है वो सब रोक दी जाती। तो फ्रॉड जज को छोड़ थोड़ी देते हैं, सीधा करते हैं कि उनकी ग्रेचुइटी, पेंशन, जो भी उनके जो नाम से जो चीजें इशू हुई हैं या जो भी उनको रिकमेंडेशंस मिले राष्ट्रपति की तरफ से, लॉ मिनिस्टर की तरफ से, वो सब छीन लिया जाता है। तो फिर अच्छा नहीं होता ना, क्योंकि भारत में लोगों को अभी भी विश्वास न्यायपालिका पर है, इसलिए लड़ाई होती है तो क्या कहते हैं, सी यू इन कोर्ट। तो वो खुद भी, उनको पता था कि भाई काम खराब हो गया, अब हटेंगे ही, तो उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया। लेकिन बाद में सारी चीजें उनसे वापस ले ली जाती हैं, सारा जो तमगा मिलता है या सारी इतनी जो पूरे जिंदगी की कमाई होती है वो सब खराब हो जाता है। इसलिए जजेस को बहुत फेयर रहना जरूरी है। तो आई होप ये बात सबको समझ में आ गया होगा। टर्म ऑफ द जजेस, रेजिग्नेशन किसको देते हैं, और रिमूवल ऑफ द जजेस, जजेस को हटाने की प्रक्रिया क्या है। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? तो एक बार जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको ले चलता हूं आज के नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार। हाँ, जजेस को हटाने के लिए रेजोल्यूशन हमेशा पार्लियामेंट में आता है, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उनको हटाने का रेजोल्यूशन हमेशा पार्लियामेंट में आएगा। अब बात करते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, जैसे हम लोगों ने कल सर्वोच्च न्यायालय का पढ़ा था। सबसे पहला है भाई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जिसको कहते हैं मूल क्षेत्राधिकार। ये डिफाइन है आर्टिकल 225 में। आर्टिकल 225 जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसका होता है वो है केसेस रिलेटेड टू मैरिज एंड डिवोर्स, केसेस रिलेटेड टू अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड और केसेस रिलेटेड टू कंपनीज। यानी अगर आपको किसी से शादी करनी है या तलाक लेना है, ज्यादातर तलाक के ही केसेस होते हैं, उस कंडीशन में जो फाइनल डिवोर्स कराता है वो हाई कोर्ट कराता है, तो वो फाइनल डिवोर्स आपका कराएगा हाई कोर्ट। इसलिए अगर आपको किसी फिल्म स्टार से मिलना है जो बहुत पहुंचा हुआ फिल्म स्टार हो और मिलना उससे पॉसिबल नहीं हो, तो हाई कोर्ट चले जाइए, कलकत्ता, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो देखते ही है कोई ना कोई डिवोर्स के लिए, कोई ना कोई शादी करने के लिए घूमता रहता है, तो वहां आप उसको, उसके साथ एक फोटो भी खिंचवा सकते हैं, फिर फेसबुक पे लगा दीजिए मी विथ दिस। तो कुल मिलाकर के जो मैरिज और डिवोर्स होता है वो फाइनली कराता है हाई कोर्ट। जैसे किसी ने धर्म बदल करके शादी कर ली, उसकी शादी को कानूनी मान्यता देनी है या रिजेक्ट कर देना है, तो वो सब काम होता है हाई कोर्ट में। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको फिल्म, मतलब किसी फिल्म स्टार से मिलना हो और उससे मिलना पॉसिबल नहीं है, तो एक काम करिए, हाई कोर्ट चले जाइए। देखते ही हैं अभी जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स घूमते रहते हैं। कुछ दिन पहले ऋतिक रोशन घूम रहे थे सुजैन खान के साथ डिवोर्स लेने के लिए, अभिनव कोहली घूम रहे थे श्वेता तिवारी के साथ डिवोर्स लेने के लिए, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। फिर से मलाइका अरोड़ा घूम रही थी अरबाज खान से डिवोर्स लेने के लिए।
हाँ, सो मी विथ मलाइका अरोड़ा खान, आप आराम से मलाइका अरोड़ा के साथ एक पिक क्लिक करवा लिए, लगा दिए आपने फेसबुक पर, खूब सारे लोग कमेंट करेंगे। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, हालांकि करिएगा मत, उनके बॉडीगार्ड्स भी रहते हैं। तो दो जगह देखो, कोई भी आदमी, आप किसी भी फिल्म स्टार से मिल सकते हो मुंबई में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि या तो हाईकोर्ट चले जाओ, वहां पर कुछ लोग घूमते रहता है। दूसरा, या तो शमशान घाट चले जाओ। जैसे कोई बड़ा फिल्म स्टार मर जाता है तो देखते हो उसके फ्यूनरल में सब लोग जाते हैं, अमिताभ बच्चन भी जाते हैं, क्योंकि नहीं जाएंगे तो उनके में भी कोई नहीं आएगा। तो वहां पर आप गया, अमिताभ बच्चन के साथ एक फोटो क्लिक करवा ली और पीछे का बैकग्राउंड ब्लर करके लिख दिया मी विथ अमिताभ बच्चन। देखिए कितना बड़ा मौका है आप लोग के साथ। तो कबाड़ में भी जुगाड़ ढूंढना चाहिए। नहीं, हमने आज तक किसी फिल्म स्टार से नहीं मिले हैं, तो हम किसी फिल्म स्टार्स वगैरह से नहीं मिले हैं। तो आप आराम से जाइए शमशान घाट के पास, वहां तो सब आते ही, एक फोटो क्लिक करा लीजिए, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कर दीजिए, लिख दीजिए मी विथ अमिताभ बच्चन। कितना आसान है। चलिए, नेक्स्ट जो होता है वो होता है केसेस रिलेटेड टू अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड। अगर आप किसी व्यक्ति को कोई बच्चा गोद लेना है तो उस कंडीशन में सलमान खान तो जेल में भी मिल जाएंगे कुछ दिन में, जब उनका बेल कैंसिल हो जाएगा तो जेल में भी मिल जाएंगे उनसे। जैसे संजू बाबा जेल में गए थे, अब भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के पहला जो है वो है केस रिलेटेड टू मैरिज एंड डिवोर्स, यानी शादी और तलाक से रिलेटेड मैटर। केस रिलेटेड टू अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, यानी अगर किसी व्यक्ति को कोई बच्चा गोद लेना है उस कंडीशन में, यानी बच्चा अगर गोद लेना है या बच्चा की कस्टडी लेनी है तो उस कंडीशन में भी वो बच्चे की कस्टडी हाईकोर्ट देता है। और केसेस रिलेटेड टू कंपनी, या किसी कंपनी पर आपको केस करना है, कंपनी पर आपको मुकदमा दायर करना है, केस फाइल करना है, तो वो सारा का सारा जो होता है वो हाई कोर्ट में होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसके बाद आ जाता है रिट। रिट का जो आर्टिकल है वो है 226, जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ाया था। आर्टिकल 226 कहता है रिट जुरिस्डिक्शन फॉर इन्फोर्समेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड टू रिमूव अदर इरेगुलरिटीज। यानी आर्टिकल 226 से हाईकोर्ट भी रिट जारी करता है दो पर्पस के लिए। पहला, इन्फोर्समेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकारों की सुरक्षा और मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए। साथ ही साथ टू रिमूव अदर इरेगुलरिटीज का मतलब होता है कि समाज में व्याप्त अन्य अनियमितताओं को ठीक करने के लिए भी रिट जारी होता है हाईकोर्ट के द्वारा। जैसे अगर आप लोग दिल्ली में अगर रहे होंगे या दिल्ली में पढ़ाई की होगी, तो दिल्ली में पहले क्या होता था कि जो पेट्रोल और डीजल के कमर्शियल व्हीकल्स चलते थे, कमर्शियल व्हीकल्स यानी जितना भी बस ट्रक वगैरह चलता था वो सब पेट्रोल डीजल से चलता था। तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन लेवल हो गया, पॉल्यूशन लेवल वेरी हाई हो गया था, बहुत हाई हो गया था, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया था, पूरा दिल्ली गैस चैम्बर बन गया था। फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक रिट इशू किया कि जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स होंगे वो सब चलेंगे सीएनजी पर, कोई भी कमर्शियल व्हीकल जो है वो पेट्रोल डीजल पर नहीं चलेगा। तो इससे क्या हुआ कि जो समाज में व्याप्त अनियमितता थी उसको दूर किया गया। यानी सीधा सीधा दिल्ली हाईकोर्ट ने रिट इशू किया कि जितने भी दिल्ली में कमर्शियल व्हीकल्स चलेंगे वो सारे चलेंगे सीएनजी से। कोई पेट्रोल डीजल पर चला तो गाड़ी उठा के जब्त कर ली जाएगी, प्लस बहुत तगड़ा फाइन लगा देंगे। तो इसलिए आप देखते हैं कि दिल्ली में चाहे वो कैब हो, ओला उबर का कैब हो या कोई प्राइवेट कैब हो, बस हो, ट्रक्स हो, जितने भी हैं सब सीएनजी पर चलते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा, इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि दिल्ली में पहले ब्लू लाइन बसेस चलती थी जिससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता था। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक रिट इशू किया जिससे ब्लू लाइन बसेस को बंद करा दिया गया। ये प्राइवेट बसेस होता था, तो प्राइवेट बसेस को बंद करा दिया गया और अब सब जो बसेस चलती हैं वो डीटीसी की चलती हैं। तो इस तरीके से हाईकोर्ट जो रिट जारी करता है स्टूडेंट्स, वो दो पर्पस के लिए करता है। पहला तो करता है इन्फोर्समेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये तो बेसिक काम है। साथ ही साथ जो समाज में व्याप्त अनियमितता है, जो समाज में व्याप्त प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी दूर करने के लिए रिट जारी करता है हाईकोर्ट।
इसलिए कहा जाता है कि हाई कोर्ट का जो रेट होता है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ा होता है, यानी हाई कोर्ट का जो रेट जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के रेट जुरिस्डिक्शन से बड़ा है। इसलिए चूंकि हाई कोर्ट 2 पर्पस के लिए रेट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट 1 पर्पस के लिए करता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 227 में है। और हाई कोर्ट सुपरवाइज करता है ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वर्किंग इन अ स्टेट, यानी जो भी अधीनस्थ न्यायालय किसी राज्य में हाई कोर्ट के नीचे काम कर रहे हैं, ये आज मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट, उन सारे को रेगुलेट करता है हाई कोर्ट। यानी जितना भी कोर्ट है किसी भी राज्य में जो हाई कोर्ट से नीचे है, जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, तो उस कंडीशन में वो सारे जो कोर्ट्स हैं वो सब चलते हैं, वो सब हाई कोर्ट के नीचे ही चलता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन की, वो है आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 215। जैसे सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसलिए कहा जाता है कि जो भी जजमेंट हाई कोर्ट देती है वो हमेशा रिटन फॉर्म में रहता है और वो एप्लीकेबल होता है, या उसको आप एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं अदर हाई कोर्ट्स में, और ये बाइंडिंग होता है ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ द स्टेट। ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ स्टेट, मैं ठीक से लिख देता हूं, हो सकता है किसी को दिख नहीं रहा हो। तो सबसे पहले अगर बात करें हाई कोर्ट के, तो हाई कोर्ट का जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का आर्टिकल है वो है आर्टिकल 215। 215 कहता है हाई कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देखो जो भी हाई कोर्ट डिसीजन देता है, जो भी हाई कोर्ट डिसीजन देगा वो अदर हाई कोर्ट्स में यूज किया जाता है एज अ रेफरेंस। और एंड इज बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट वर्किंग इन अ स्टेट। और ये बाइंडिंग होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर जो उस स्टेट में काम कर रहे हैं। और आर्टिकल को हिंदी में कहा जाता है अनुच्छेद। तो आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। दूसरा कि अगर हाई कोर्ट के आपने ऑर्डर का डिसरिस्पेक्ट किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर का आपने डिसरिस्पेक्ट किया, तो वो आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस फाइल हो जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अगर ऑर्डर का आपने डिसरिस्पेक्ट किया तो आप पर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का चार्ज लग जाता है, ठीक उसी तरीके से अगर आपने हाई कोर्ट के भी ऑर्डर का डिसरिस्पेक्ट किया तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का चार्ज लगेगा और आपको सजा दे दी जाएगी। और इसी वजह से हाई कोर्ट को कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ध्यान रखना हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है उस राज्य के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर बाइंडिंग होता है जिस राज्य का हाई कोर्ट है। जैसे मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने या प्रयागराज हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर जारी किया तो वो उत्तर प्रदेश के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट पर बाइंडिंग होगा, लेकिन अगर पटना हाई कोर्ट में उसको यूज करना है तो हम उसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था तो हमें उस चीज को रेफर करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो हाई कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन को हम रेफरेंस यूज के तौर पे यूज कर सकते हैं बाकी अन्य हाई कोर्ट में, और उस राज्य के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर उसका डिसीजन बाइंडिंग होता है। बाकी राज्यों के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर उसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता, सिर्फ हम एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। मतलब वन हाई कोर्ट टू अदर हाई कोर्ट, हाँ उसको आज हम रेफरेंस यूज कर सकते हैं, बाइंडिंग नहीं होता, रेफरेंस के तौर पे यूज कर लेते हैं। कि जैसे कोई केस होता है उसमें हम कह सकते हैं कि सर इस टाइप का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आया था और वहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, तो उसको एक बार हम लोग रेफर करके उसका रेफरेंस दे सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सर उसमें उसने ये करा था तो आपको भी यही करना चाहिए।
वो जज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यही अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई केस है तो उसमें जज भी कंपेल हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना ही करना है। बात सबको समझ में आ गया? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रेफरेंस के तौर पे यूज नहीं होता, बाइंडिंग होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। नहीं तो अगर आपने सुप्रीम जुडिशरी को चैलेंज कर दिया तब तो फिर बात ही खत्म हो जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम रहा ही नहीं। तो इसी वजह से कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ही चेंज कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। और उसमें भी देखा जाता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं तो मिनिमम 5 जज का बेंच बिठाते हैं। जब अगर कोई संविधान से रिलेटेड केस आ गया तो मिनिमम 5 जज उसको बैठ के सुनते हैं और हमेशा डिसीजन होता है मेजॉरिटी से। ऐसा नहीं होगा कि जो चीफ जस्टिस साहब कह दिए वही फाइनल हो गया, तो उसमें सारे लोगों की सहमति ली जाती है। एक हाई कोर्ट से सर क्या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट जा सकते हैं? घूमने चले जाइए। जैसे आप पटना में हैं तो पटना हाई कोर्ट भी घूम लीजिए, मन करेगा तो दिल्ली हाई कोर्ट भी घूम लीजिएगा। दिल्ली हाई कोर्ट मैंने घूमा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? घूमने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। केसेस ऐसे नहीं जाता, केस के जाने का पूरा प्रोसेस होता है वो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करवाती है। तो जो अभी आप लोग सुशांत सिंह राजपूत वाले केसेस का अगर हवाला दे करके पूछ रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से केस ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं होता कि हमको मन कर गया और हमने केस ट्रांसफर करा दिया, ऐसा नहीं होता। जिस हाई कोर्ट में केस फाइल हो गया है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के एक मर्डर का केस जो पहले फाइल हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसके जो डेथ का केस उसको उसके फैमिली करी थी कि पटना हाई कोर्ट शिफ्ट कर दीजिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से होता है। ऐसा नहीं होता कि अपने मन से कुछ कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी तब केस ट्रांसफर होगा। तो आई होप यहां तक सबको बातें समझ में आ गई होंगी। ये तो बात हो गई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की, जो 4 इंपॉर्टेंट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, जिसको हिंदी में कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय। देखो, अधीनस्थ न्यायालय जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में है, यानी राज्यों वाले पार्ट में भी है। और इसका जो आर्टिकल है वो है 233 से लेकर के 237 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का। देखो, सबऑर्डिनेट कोर्ट अब होता क्या है? हाँ, सबऑर्डिनेट कोर्ट का डिसीजन चैलेंज हो सकता है हाई कोर्ट में, बिल्कुल होता है। हाई कोर्ट का डिसीजन चैलेंज कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चैलेंज नहीं होता। अब बात करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय की। सबऑर्डिनेट कोर्ट देखो किसे कहते हैं? ऑल द कोर्ट्स विच आर वर्किंग इन अ स्टेट अंडर हाई कोर्ट इज नोन एज सबऑर्डिनेट कोर्ट। यानी वह न्यायालय जो किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय के अधीन काम करता है उसे अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। यानी जो हाई कोर्ट के नीचे वो जुडिशियल बॉडीज जो किसी भी स्टेट में हाई कोर्ट के नीचे काम करती है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। एग्जाम्पल मैं आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट का दे दूं, जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, फैमिली कोर्ट। तो इन सबको कलेक्टिवली, इन सबको सामूहिक रूप से कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। इन सबको सामूहिक रूप से कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। यानी एक ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गया, सबको मिला दोगे तब बन जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, क्रिमिनल कोर्ट हो गया, कंज्यूमर कोर्ट हो गया, फैमिली कोर्ट हो गया, इन सबको कलेक्टिवली कहा जाता है सबऑर्डिनेट्स कोर्ट। नेक्स्ट अब आते हैं कि इसमें मैं बताऊंगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के बारे में। जो लोग स्टूडेंट सुपर परेशान हो रहे हैं तो अपनी परेशानी को रोकिए, बताऊंगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के बारे में, परेशान मत होइए। देखो, जो जजेस होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के, ये सब आते हैं पीसीएसजे से, यानी पीसीएस जुडिशरी क्लियर कर करके आते हैं। तो जो जजेस होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के, इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर, और ये सब होते हैं पीसीएसजे से, यानी जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जो जुडिशरी का पेपर होता है जिससे जज बनाए जाते हैं, तो वो सब पीसीएसजे क्वालिफाई कर करके आते हैं। यानी अगर आपको जज बनना है तो आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाकर के बनाते हैं। पीसीएसजे क्वालिफाई करना पड़ता है तब जाकर के बनाते हैं। ठीक है, तो यहां तक सबको सामूहिक रूप से समझ में आ गया होगा कि सबऑर्डिनेट किस कोर्ट को इसको कहते हैं कि वो कोर्ट्स या वो न्यायालय जो किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय के नीचे काम करते हैं।
और इन सबका जो कमान होता है वो उस उच्च न्यायालय के पास होता है। यहां तक सबको बात समझ में आ गया होगा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट किसको कहते हैं, कौन सा आर्टिकल है और यहाँ पर जजेस को अपॉइंट कौन करता है। क्लियर है भाई सभी स्टूडेंट्स को? तो एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के बारे में। कुछ नहीं होता, पीसीएसजे ये जुडिशियरी का एग्जाम होता है, ये जुडिशियरी का एग्जाम होता है। जुडिशियरी का जब जज बनने के लिए भी एग्जाम दिया जाता है जुडिशियरी में जाने के लिए, तो वो एग्जाम होता है, उसको पीसीएसजे कहते हैं। जे का मतलब जुडिशियरी होता है, यानी जज बनने का भी एग्जाम होता है, पीसीएसजे कहते हैं। चलो ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आ गया होगा। अब देखो बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की। सबसे पहले देख लो कि सेंटर के लेवल पर सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, सेंटर के लेवल पर। स्टेट के लेवल पर सबसे बड़ा कोर्ट होता है हाई कोर्ट्स, और जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। हाँ, ये जज 10 साल मिनिमम काम कर लेते हैं तो फिर हाई कोर्ट में जज बनने की एलिजिबिलिटी मिल जाती है। बिल्कुल मनीष, 10 साल मिनिमम ये पीसीएस जुडिशरी वाले जजेस काम कर लेते हैं तो फिर हाई कोर्ट में जज बनने की एलिजिबिलिटी मिल जाती है। बिल्कुल, देखो सेंटर में सबसे बड़ा है सुप्रीम कोर्ट, राज्य में सबसे बड़ा है हाई कोर्ट, जिला में सबसे बड़ा है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिसको कहते हैं जिला और सत्र न्यायालय। जिला और सत्र न्यायालय जैसे कभी आप जाओगे दिल्ली में तो जैसे 30 हजारी कोर्ट है, पटियाला हाउस है, साकेत कोर्ट है, कड़कड़डुमा कोर्ट है, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होते हैं। हर जिला में एक ही होता है। जैसे हर जिला आप देखोगे कि आपके भी जिले में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होगा जो जिले का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। अब देखो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट कहते क्यों है? रीजन ये है कि यहाँ दो टाइप के जजेस होते हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट जज, जिसको जिला जज कहते हैं। जिला जज वो होता है जो कि सिविल मैटर देखता है, यानी सिविल मामलों को जो जज देखता है उसको जिला जज कहते हैं। और एक होता है सेशन जज, जिसको कहते हैं सत्र जज, या हिंदी में कहते हैं सत्र न्यायाधीश। सत्र न्यायाधीश उसको कहते हैं कि जो क्रिमिनल मैटर को देखता है। तो वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दो टाइप के जज होते हैं। एक जज होता है जो सिविल केसेस को देखता है, उसको जिला जज कहते हैं या सिविल डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। और वो जज जो क्रिमिनल मैटर्स को देखता है उसको कहते हैं सेशन जज या सत्र न्यायाधीश। तो यहां तक सबको समझ में आ गया कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है क्या? तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, यानी पर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट जो होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। बात सबको समझ में आ गया कि सेंटर पे सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, स्टेट में सबसे बड़ा हाई कोर्ट और जिला में सबसे बड़ा जिला और सत्र न्यायालय। यहां तक सबको बात समझ में आ गई। दो टाइप के जजेस हैं। जैसे आप लोगों ने जॉली एलएलबी देखा होगा तो उसमें जो केस दिखाता है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का ही दिखाता है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह होते हैं वो पीसीएसजे का एग्जाम कंप्लीट करके आते हैं। सिविल मैटर क्या होता है, क्रिमिनल मैटर क्या होता है, भाई ये भी बता देते हैं। सिविल मैटर वो मैटर होता है जिसमें आप कंपनसेशन की डिमांड करते हैं, जिसमें आप कंपनसेशन की मांग करते हैं, यानी जिसमें आप मुआवजा मांगते हैं, मुआवजा मांगते हैं, तो वो हो गया डिस्ट्रिक्ट जज, वो हो गया सिविल केसेस। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर के पास कोई जमीन है, आपकी जमीन है, उसमें कोई आकर के और उस जमीन को हड़पने की कोशिश करता है या आपके जमीन का जो बॉर्डर होता है वो काट वाट देता है, तो उस कंडीशन में आप जाकर के मुआवजा की डिमांड करते हैं कि नहीं हमें कंपनसेशन चाहिए, तो वो बन गया सिविल मैटर जिसमें हम मुआवजा मांगते हैं, कंपनसेशन मांगते हैं। वो मैटर होता है जिसमें हम सजा की डिमांड करते हैं, यानी उसमें हम जिसमें हम पनिशमेंट की मांग करते हैं। जिस केस में हम पनिशमेंट की मांग करते हैं, सजा की मांग करते हैं, उसको कहते हैं क्रिमिनल मैटर। जैसे मान लीजिए आपके घर की जमीन वमीन कट गई या किसी भी व्यक्ति के घर के का जो जमीन वमीन है वो किसी ने हड़पने उड़पने की कोशिश की, उस घर का आदमी गया रोकने के लिए, लड़ाई झगड़ा हो गया, उसमें सामने वाले आदमी ने उस घर के आदमी को मार दिया, तो ये हो गया क्रिमिनल मैटर। तो उस कंडीशन में हम मांग करेंगे सजा की कि भाई इस व्यक्ति को सजा दीजिए जिसने मेरे घर के व्यक्ति की हत्या कर दी।
तो उस टाइप का जो मैटर होता है जिसमें हम सजा की मांग करते हैं उसको कहते हैं क्रिमिनल मैटर। ठीक है, तो सिविल मैटर में मुआवजा मांगते हैं और क्रिमिनल मैटर में सजा की मांग करते हैं। बात समझ में आ गया? सिविल मैटर क्या होता है, क्रिमिनल मैटर क्या होता है। तो आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर है भाई सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक? तो फटाफट एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। तीनों टाइप के जुडिशरी मैंने आपको पढ़ा दी। कल पढ़ा दिया था सुप्रीम कोर्ट, आज पढ़ा दिया हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और सबऑर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट भी पढ़ा दिया। बात सबको समझ आ गया? सिविल क्रिमिनल मैटर भी बता दिया। तो यहां तक पूरा का पूरा जुडिशरी का टॉपिक आपके एसएससी के एग्जाम के लिहाज से संपूर्ण हो जाता है। बात क्लियर है? सिविल मैटर भी बता दिया, क्रिमिनल मैटर भी बता दिया, और कैसे जज बनते हैं वो भी बता दिया कि एग्जाम क्लियर करना पड़ता है पीसीएस जुडिशरी का। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर के सेशन पर, उसके बाद अपने सेशन को कंक्लूड करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जजेस के नंबर को बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसके पास होता है। सुप्रीम कोर्ट में जज के नंबर को घटाना है या बढ़ाना है तो उसका अधिकार किसके पास होता है। पार्लियामेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास। तो देखो सबसे पहले सिविल जो हाई कोर्ट में जो जजेस के नंबर को, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के नंबर को घटाना या बढ़ाना होता है उसकी शक्ति होती है पार्लियामेंट के पास। तो करेक्ट आंसर हो गया ए, दैट इज पार्लियामेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास हाई कोर्ट के लिए होता है, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, या नन ऑफ द अबव। एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो जहां मुख्य न्यायाधीश वर्ड आ गया भाई तो सीधा सीधा राष्ट्रपति लगा देना, कि जहां मुख्य न्यायाधीश वर्ड आ गया वहां सीधा सीधा राष्ट्रपति लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कौन थे। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस एलिस जिम्फे, जस्टिस हीरालाल जे कानिया, जस्टिस जॉन साइमन, और जस्टिस सर सिडनी रॉलेट। सुप्रीम कोर्ट जब बना था 1774 में तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे। तो 1774 में जब सुप्रीम कोर्ट बना था कैलकाटा में तो उसके चीफ जस्टिस थे एलिस जिम्फे। और यहीं अगर वर्ड में इंडियन जोड़ दूंगा तो आंसर बदल जाएगा हीरालाल जे कानिया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। रीजन मैं इंडिया का नहीं, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूं। चलो अभी ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि अगर किसी भी संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करनी है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करनी है, सर क्या ये केस सिविल प्लस क्रिमिनल दोनों में नहीं गया। बिल्कुल, देखो वो टोटली डिपेंड करता है वकील पर कि उसको कैसे प्रेजेंट करता है। केस सिविल और क्रिमिनल दोनों बन जाता है, उसमें पैसा भी मिलेगा, सजा भी मिलेगी, तो वो बन सकता है। सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर का बनता है, वकील इसी का पैसा लेता है। तो भाई मिनिमम जजेस कितने चाहिए होते हैं संविधान की व्याख्या करने के लिए। मिनिमम 5 जज चाहिए होता है, और हमेशा जज की संख्या होती है ऑड नंबर में, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे बनता है। और जो भी डिसीजन होता है वो मेजोरिटी से होता है। जो भी डिसीजन होता है उस कंडीशन में वो होता है मेजोरिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि जजेस का जो हाई कोर्ट में जजेस की संख्या किस पर निर्भर करती है। यानी हाई कोर्ट में जज की संख्या को कौन डिसाइड करता है। वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में करा लो। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सेटिस्फाइड नहीं हो तो हाई कोर्ट चले जाओ। तो पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में होगा, फिर हाई कोर्ट। अगर डिससेटिस्फाइड हो तो हाई कोर्ट जाओ। तो कुल मिलाकर के नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट ये डिपेंड करता है भाई भारत के राष्ट्रपति। इससे इसका मतलब जो आपके गलत आंसर आ रहे हैं उसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि आप लोग आराम से कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ इधर उधर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि किस हाई कोर्ट के पास सबसे ज्यादा क्षेत्राधिकार है। किस हाई कोर्ट के पास सबसे ज्यादा क्षेत्राधिकार है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। किस हाई कोर्ट के पास सबसे ज्यादा क्षेत्राधिकार है।
भारत में किस हाईकोर्ट के पास सबसे ज्यादा क्षेत्राधिकार है? देखिए, भारत में जिस हाईकोर्ट के पास सबसे ज्यादा क्षेत्राधिकार है वो है गुवाहाटी हाईकोर्ट। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के पास मैंने बता रखा था कि 4 राज्यों का क्षेत्राधिकार है। और ये मैंने ट्रिक भी सिखा रहा था, A²NM याद रखिएगा, चारों राज्य ऑटोमेटिक लग जाएंगे। तो करेक्ट आंसर है गुवाहाटी हाईकोर्ट। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। और यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को, अच्छे से डिस्कस कर लिया, सारे पॉइंट्स आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिए। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक सभी को बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। और कोई भी डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन है तो डाउट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहां से आंसर कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय बाय। बाकी अब आप लोग जज बन गए हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और बताऊंगा, कुछ और बनाऊंगा।